बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर मारवान, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फिज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम पढ़ रहे थे चैप्टर 18। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर टॉपिक पढ़ा था वो टॉपिक था एम्पलीफायर। व्हाट इज़ एम्पलीफायर? तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि एम्पलीफायर असल में ट्रांजिस्टर की एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर हम कॉमन एमिटर रखते हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर हमने ये बात सीखी थी कि ट्रांजिस्टर को जब आप बनाते हैं तो उसके अंदर दो पीएन जंक्शंस होते हैं। एक पी रीजन को दो एन के दरमियान में या तो आप सैंडविच करते हैं या एक एन रीजन को दो पी के दरमियान में सैंडविच करते हैं, जिसकी बेसिस पर आप दो तरह के ट्रांजिस्टर बनाते हैं, एक पी एन पी और दूसरे एन पी एन। अब जब हमने ये टॉपिक पढ़ा तो उस ट्रांजिस्टर के टॉपिक के अंदर हमने रखी बेस। ट्रांजिस्टर के टॉपिक में हम कॉमन रखते हैं बेस, कि बेस वाला जो पोर्शन है वो कॉमन रहेगा। जब हम एम्पलीफायर का टॉपिक पढ़ते हैं तो एम्पलीफायर के टॉपिक के अंदर हमारे पास कॉमन एमिटर होता है। ठीक, तो इस कॉमन एमिटर से हमने सिग्नल को एम्पलीफाई किया। एम्पलीफाई करने से मुराद कि आपने सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज़ किया, उसकी वेवलेंथ और बाकी फैक्टर्स, फ्रीक्वेंसी, वो सब के सब सेम रहे, उनके अंदर चेंज नहीं आता। नेक्स्ट, हम जब एम्पलीफायर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं और साथ जब दूसरी कंपोनेंट इसमें अटैच करते हैं तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स, एक इंटीग्रेटेड सर्किट बनता है। वो इंटीग्रेटेड सर्किट ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहलाता है। तो व्हाट इज़ ऑपरेशनल एम्पलीफायर? ये असल में एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इंटीग्रेटेड सर्किट से मुराद कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सर्किट मौजूद है और उस कॉम्प्लेक्स सर्किट की डिटेल में तो हम नहीं जा रहे। हाँ, हम उसका बेसिक जो फंक्शन है और बेसिक वर्किंग है हम सिर्फ उसको डिस्कस करेंगे। 3 टर्मिनल्स हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर और उन 3 टर्मिनल में से 2 इनपुट के हैं जबकि एक आउटपुट का। अपार्ट देन दैट, जब आप इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं तो इसको हम लिखते हैं IC। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होने वाला कंपोनेंट ऑपरेशनल एम्पलीफायर बारहा यूज़ किया जाता है और इसके लिए फिर हम कोडिंग में वर्ड लिखते हैं कि IC 741। ये IC इंटीग्रेटेड सर्किट 741 कोड है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। और ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओप एम्प। ओप एम्प, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में ये नाम यूज़ किया जाता है। ओप स्टैंड्स फॉर ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक, ये इसके लिए शॉर्ट नाम है। और इसको अगर आप कंप्यूटर पे लगा देखें उसकी मदरबोर्ड के ऊपर, तो उस मदरबोर्ड के ऊपर ये जब लगा होगा तो इसके अंदर टोटल 8 टर्मिनल्स होते हैं, कनेक्टिंग टर्मिनल्स। 4 इस साइड पर, 4 इस साइड पर, और ये इंटीग्रेटेड चिप की फॉर्म में लगाया जाता है। इसका फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन है, अगर हमारे पास किसी भी सर्किट में ऑपरेशनल एम्पलीफायर है तो उसके पुराना जो हम इससे हम कैलकुलेट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशंस से मुराद हम इनको यूज़ करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये इनका बेसिक यूज़ था। लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हमने इसमें मॉडिफिकेशंस की और मॉडिफिकेशंस करके अब हमने इसके और भी ज़्यादा फंक्शंस बना लिए हैं। फंक्शंस के अंदर यूँ है कि अगर आप एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं ओप एम्प, तो ओप एम्प के अंदर बेसिक इसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, नंबर 1 इसमें बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस होंगे, नंबर 1। नंबर 2, इनके अंदर बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नंबर 2, इसके अंदर एम्पलीफिकेशन की जाती है, और जो कि आज हमारा टॉपिक है असल में, एम्पलीफिकेशन। नंबर 3, इसके अंदर आप इसको एज ए कंपैरेटर यूज़ करते हैं, आप कंपैरिजन के तौर पर यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज कंपैरेटर। हमारा मेन एम्पलीफिकेशन करने के लिए हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की 2 बेसिक टाइप्स बनाते हैं।
इन दो बेसिक टाइप्स में से एक टाइप है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और दूसरा है नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर क्या होगा कि अगर आप इनपुट दे रहे हैं सिग्नल लाइक दिस, तो आपको आउटपुट के में यही सिग्नल मिलेगा, लेकिन ये दो चेंजेस इसमें आ चुके होंगे। नंबर वन, दिस सिग्नल विल बी एम्पलीफाइड, नंबर टू, दिस सिग्नल विल बी इन्वर्टेड। मतलब इसमें पहले क्रस्ट है, बाद में ट्रफ है, लेकिन जब आपको ये सिग्नल एम्पलीफाइड होकर मिलेगा तो आपको ये कुछ यूं मिलेगा कि सिग्नल एक तो इन्वर्ट हो जाएगा, क्रस्ट की जगह ट्रफ, ट्रफ की जगह क्रस्ट। और नॉन इन्वर्टिंग के केस में यही होगा कि जैसा सिग्नल आप प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल एज इट इज़ मिलेगा, इट विल बी जस्ट एम्पलीफाइड। ये सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाई किया जाएगा और इसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं होगा। पहले क्रस्ट है तो क्रस्ट ही होगी, बाद में ट्रफ है तो ट्रफ ही होगी। उसके बाद कंपैरेटर के तौर पर यूज़ करना, हम दो वोल्टेजेस को आपस में कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटर का टॉपिक स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर एक टॉपिक है कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच, वो आपको डिटेल में हम समझा देंगे। नेक्स्ट इसमें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसा क्यों होता है। तो असल में जब आप कोई ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। इसके अंदर दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव। अगर आप इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं पॉजिटिव पे, अगर इनपुट प्रोवाइड की जा रही है पॉजिटिव पे, तो पॉजिटिव के ऊपर ये रहता है नॉन इन्वर्टिंग, और अगर इनपुट प्रोवाइड की जा रही है नेगेटिव पे तो नेगेटिव टर्मिनल इन्वर्टिंग टर्मिनल है कि आप जो सिग्नल प्रोवाइड कर देंगे उसका इन्वर्स हो जाएगा, होगा सही एम्पलीफाइड। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक आउटपुट टर्मिनल है, यहाँ से आपको मिल जाती है आउटपुट। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर नंबर वन, इसमें 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं। उसके बाद अच्छा, ये दो जो टर्मिनल्स आपको इनपुट के बताए, यहाँ से आपने वो सिग्नल प्रोवाइड करना है जिसको आपने एम्पलीफाई करना है, ये चीज़ ज़हन में रहे। दूसरा आउटपुट, एक इसमें आउटपुट टर्मिनल है, और एक बड़ी अहम चीज़ जिसका जिक्र आप पेपर में नहीं करते लेकिन आपको करना चाहिए, वो ये कि इस एम्पलीफायर को जब आपने करंट प्रोवाइड करना है तो उसके लिए भी दो अलग से टर्मिनल्स हैं, और वो दोनों टर्मिनल्स यहाँ पर लगे हैं। एक यहाँ पर है नेगेटिव VCC और एक यहाँ पर है पॉजिटिव VCC, ठीक है। दोनों तरफ से आपने इसको भी करंट प्रोवाइड करना है। फिर सुन लें, जिस तरह आपने एम्पलीफायर के अंदर किया था, एम्पलीफायर के अंदर जब हमने सर्किट ड्रॉ किया था तो हमने ट्रांजिस्टर को पहले बाइस किया था। तो बाइसिंग करने के लिए हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर अटैच किए थे रजिस्टर, साथ हमने अटैच की थी बैटरी, एक तरफ से फॉरवर्ड बाइस, दूसरी तरफ से रिवर्स बाइस। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट वर्किंग स्टार्ट की थी, हमने इनपुट के ऊपर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने एक छोटा सा इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, आपने पहले दो बैटरी लगाकर आपने इसको यहाँ से टर्मिनल्स की मदद से करंट प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपने ट्रांजिस्टर यूज़ किया था, तो एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर, यहाँ पर इनपुट रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर आपने इनपुट वोल्टेज दिया था, वो इनपुट वोल्टेज जिसको आपने एम्पलीफाई करना है। यहाँ से आपने आउटपुट वोल्टेज कलेक्ट किया था, ये यहाँ पर आपके पास थी V आउटपुट, और यहाँ पर ये आपके पास क्या था, इट वॉज V इनपुट। यहाँ पर आपने चेंज इन इनपुट यहाँ पर इंस्टॉल किया था, और यहाँ पर चेंज इन आउटपुट आपको मिल गया था। ये बैटरी थी यहाँ पर VBE, और यहाँ पर ये बैटरी VCC के तौर पर यहाँ पर ये बैटरी हमने यूज़ की थी। तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा। दो अलग अलग चीज़ें हैं, जहन में रखिएगा। एक वो टर्मिनल्स हैं जहाँ से आपने एम्पलीफायर को करंट प्रोवाइड करना है जिससे वो ऑन होगा, और दूसरा यहाँ पर
दो टर्मिनल्स हैं, एक नॉन इन्वर्टिंग के लिए पॉजिटिव और एक इन्वर्टिंग के लिए नेगेटिव। तो ये दो टर्मिनल्स यहाँ से वो सिग्नल आप प्रोवाइड करेंगे जिसको आपने एम्पलीफाई करना है। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। तो साथ इसके अंदर यहाँ पर दो आप इसको टर्मिनल्स प्रोवाइड करेंगे, टू टर्मिनल्स फॉर वर्किंग ऑफ टू टर्मिनल्स फॉर वर्किंग ऑफ ओप एम्प, कि आप ओप एम्प की वर्किंग के लिए भी तो उसे ऑन करने के लिए, या आप यूं कह लें कि बाइसिंग, इसको सिंपल आप यूं लिखें कि आप इसको बाइसिंग कर रहे हैं कि दो टर्मिनल्स बाइसिंग के लिए यूज हो जाएंगे जिस जो इसको करंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टीज पे आ जाएं। तो प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी वो है जी इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस से मुराद कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो टर्मिनल्स, दोनों इनपुट जो टर्मिनल्स हैं, इन दोनों के दरमियान में एक रेजिस्टेंस होती है। अगर हम उसको ड्रॉ करें तो उसको हम यूं शो कर सकते हैं कि ये आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो जब आप इसको करंट प्रोवाइड करते हैं तो करंट प्रोवाइड करने पर, इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड करने पर यहाँ पर दरमियान में एक लार्ज रेजिस्टेंस है, और लार्ज रेजिस्टेंस होने की वजह से प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स। ठीक, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस वेरी लार्ज। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी इस रेजिस्टेंस की, इट इज़ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रैक्टिकली नो करंट फ्लोज बिटवीन इनपुट टर्मिनल्स, कि इनपुट टर्मिनल के दरमियान में कोई करंट फ्लो नहीं करता। यूँ नहीं है कि आप इनपुट प्रोवाइड करें पॉजिटिव पे और वो नेगेटिव पे ट्रांसफ़र हो जाए, नेगेटिव पे पुट करें और वो पॉजिटिव पे ट्रांसफ़र हो जाए, ये मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट दूसरी चीज़, इनपुट रेजिस्टेंस के बाद आउटपुट रेजिस्टेंस। इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल्स के दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस है। सेकंड, आउटपुट रेजिस्टेंस, इट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन इनपुट टर्मिनल एंड आउटपुट टर्मिनल, और इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ वेरी लार्ज, स्मॉल। यहाँ पर है हमारे पास आउटपुट। तो आपने सपोज सिग्नल प्रोवाइड किया पॉजिटिव पे, तो यहाँ से सिग्नल ने जब दरमियान से सर्किट से होकर गुजर के आउटपुट तक पहुँचेगा, तो इन दोनों के दरमियान में भी एक रेजिस्टेंस है। द रेजिस्टेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स, इन दोनों के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। ये कम क्यों रखी जाती है? इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर गेन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज गेन, कि आपको जो आउटपुट मिले वो बहुत ज़्यादा हो, इसलिए रेजिस्टेंस को कम रखा जाएगा। जितनी रेजिस्टेंस कम होगी, आउटपुट आपको उतनी ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद लास्ट चीज़ इसमें है गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, गेन ऑफ ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन से मुराद है उसकी आउटपुट। इनफैक्ट हमें इससे कितना फ़ायदा हो रहा है, तो आप इसको इन अ सेंस एफिशिएंसी कह सकते हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट टर्मिनल। यहाँ पर एक और चीज़ जहन में रखिएगा, दो तरह की गेन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में। एक गेन है ओपन गेन है, दूसरी क्लोज लूप गेन है। ओपन लूप गेन कब है? जब आपने सिर्फ और सिर्फ इसको बाइस किया हुआ है, तब जब आप इसकी गेन फाइंड करते हैं, तब वो आपके लिए क्या है? ओपन लूप गेन। और ओपन लूप गेन पुराने फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेट होगी
ओपन लूप गेन इज इक्वल टू आउटपुट ओवर आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब इनपुट पे टर्मिनल्स कितने हैं? 2। अगर आप दोनों से प्रोवाइड कर रहे हैं फिर वो केस आ जाता है इनपुट में अगर आप दोनों के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हो तब हम उसको यूं डील करते हैं कि आप दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। सो गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज को मैं कह देता हूं V0, इनपुट वोल्टेज डिफरेंस है असल में। किसका डिफरेंस है? द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। इन दोनों की रेशियो किसकी इक्वल है? दिस इज कॉल्ड गेन। उसके बाद गेन क्लोज लूप के अंदर किस तरह है? क्लोज लूप के अंदर अब हम इसको कितनी तरह से यूज़ कर रहे हैं? 2 तरह से। एक दफ़ा हम इसे यूज़ कर रहे हैं इन्वर्टिंग के तौर पर, एक दफ़ा हम इसको यूज़ कर रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर। जब आप इसको इन्वर्टिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तब आप यूज़ कर रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल को, जब नॉन इन्वर्टिंग के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तब हम इसे यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल को। तो उस हिसाब से 2 मुख्तलिफ तरह की गेन है। एक गेन है इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग के केस में हमारे पास फॉर्मूला है गेन का, गेन इज इक्वल टू माइनस R2 ओवर R1। नेगेटिव साइन ऑब्वियसली यही बात शो करेगा कि सिग्नल इन्वर्ट हो रहा है। और नॉन इन्वर्टिंग के केस में गेन का फॉर्मूला है गेन इज इक्वल टू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। ये नॉन इन्वर्टिंग का केस है और ये इन्वर्टिंग का केस है। जब ओपन लूप गेन की बात करें तब आपके पास जो गेन है उसका ऑर्डर है तकरीबन 10⁵ से लेकर 10⁶ तक। अकॉर्डिंग टू योर बुक इसकी वैल्यू सिर्फ 10⁵ है, तो आप इसको यहीं तक ही रखें। बहरहाल ये मुमकिन है कि रेंज इसके दरमियान में हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम इसको वर्किंग के लिए यूज़ करते हैं तो दरमियान में हमें रजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं। उन रजिस्टर्स को लगाने वक्त हो सकता है कि वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। सो ये था हमारा टॉपिक जी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का। एक दफ़ा फिर इसको देख लें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ integrated components which has integrated circuit. It is used to amplify the signal much larger as compared to a simple amplifier. कि आम एम्पलीफायर के मुकाबले में इसको ज़्यादा आप एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। वहाँ पर आपने एम्पलीफिकेशन पढ़ी थी इन द ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स, यहाँ पर एम्पलीफिकेशन है इन द ऑर्डर ऑफ 10⁵, तकरीबन उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट, इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आपने यही लिखना है कि ये पहले यूज़ किए जाते थे। दे आर यूज़ फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। हमारे कैलकुलेटर्स के अंदर ये लगाए जाते थे। अब मॉडर्न सेटअप के अंदर इनके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशंस यूज़ करके हम इनको यूज़ करते हैं चिप्स की तौर पर। कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर इनको यूज़ किया जाता है और इनसे जो हमें आउटपुट मिलती है वो आम आउटपुट के मुकाबले में, जो सिंपल एम्पलीफायर है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। फिर इसका जो सर्किट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते। बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ से है कंसर्न है, सिर्फ इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान 2 इनपुट टर्मिनल्स हैं, एक इसमें आउटपुट टर्मिनल है और 2 टर्मिनल है जिससे आप इसको बाइसिंग, इसको करंट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैंने वो इंट्रोडक्शन दिया कि आपने बाइसिंग किस हिसाब से करनी है। तो जब आपने इनपुट टर्मिनल्स प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आपने अलग से टर्मिनल्स लगाने हैं। जिस तरह आपने यहाँ पर अलग से टर्मिनल्स लगाए थे। इनपुट और आउटपुट आपने कहाँ पर प्रोवाइड की थी? इनपुट आपने अलग से एक रजिस्टर लगाया था उसके अगेंस्ट, आउटपुट अलग से एक रजिस्टर लगा हुआ उसके अगेंस्ट। अब अगर आप एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, आप एक साउंड सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाह रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है आप रेजिस्टेंस यहाँ पर जो यूज़ हो रही है ये रजिस्टर नहीं है, असल में तो ये माइक्रोफोन होगा जहाँ पर आप साउंड सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। वो माइक्रोफोन साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करेगा। उसके बाद दूसरे एंड पर जो आउटपुट टर्मिनल लगा हुआ है, उस आउटपुट टर्मिनल के ऊपर आपको आउटपुट मिलेगी। वहाँ पर आपने असल में स्पीकर लगा रखा है जो उसी साउंड को एनलार्ज करके आपको देगा। तो आउटपुट और इनपुट सिग्नल्स के लिए अलग से आपने रजिस्टर लगाए, आपने अलग से कनेक्शन दिए। जबकि इसी तरह
आपने जब इसको बाइस करना था उसके लिए आपने अलग से बैटरीज यूज़ की। यहाँ पर भी ऐसा है, सिग्नल प्रोवाइड करने के लिए अलग से टर्मिनल्स हैं और करंट प्रोवाइड करने के लिए अलग से टर्मिनल्स हमने रखे। उसके बाद नेक्स्ट इसके यूजेस में आ जाए तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर असल में 3 कामों में यूज़ होता है। नंबर 1, बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो पुरानी बात हो गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद ये एम्पलीफिकेशन करता है। एम्पलीफिकेशन कितने तरीके से करता है? 2 तरीके से करता है, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग के केस में अगर आप सिग्नल प्रोवाइड करते वक्त पहले क्रस दे रहे हैं तो आपको रिटर्न बैक क्या मिलेगा? पहले आपको ट्रफ मिलेगा, बाद में यहाँ पर ट्रफ है, आपको बाद में क्रस मिलेगा। सिग्नल एम्पलीफाई तो हो जाएगा लेकिन सिग्नल की शेप पे कोई चेंज नहीं आएगा। उस शेप को हम बोलते हैं नोट, कि उसकी नोट चेंज नहीं होगी। फ्रीक्वेंसी के अंदर चेंज वो भी नहीं आएगा, वेवलेंथ के अंदर चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा एम्पलीट्यूड का, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाता है। हाँ, ये मुमकिन है कि इन्वर्टिंग के केस में लाजमी तौर पर क्रस्ट पहले है तो फिर आउटपुट में ट्रफ पहले मिल रहा होगा और क्रस्ट बाद में मिल रहा होगा। दूसरी तरफ नॉन इन्वर्टिंग, इसमें सिग्नल सिर्फ और सिर्फ इन्वर्ट होगा, सिग्नल सिर्फ और सिर्फ एम्पलीफाई होगा, इन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट ये इसका डिटेल्ड सिंबल है, आपने सिंबल बनाते वक्त बीच में रजिस्टर्स शो नहीं करने। उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़, तो पहली प्रॉपर्टी है इनपुट रेजिस्टेंस। दोनों इनपुट टर्मिनल्स, वो इनपुट टर्मिनल जहाँ पर आपने सिग्नल प्रोवाइड करना है, वहाँ पर रेजिस्टेंस दोनों के दरमियान में बहुत लार्ज, इनके दरमियान में कोई प्रैक्टिकली करंट फ्लो नहीं करता क्योंकि ये रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो करंट को फ्लो नहीं करने देती। उसके बाद आउटपुट रेजिस्टेंस, इनपुट टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल के दरमियान में एक रेजिस्टेंस है। ये छोटी सी रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ करंट को कंट्रोल करती है आउटपुट और इनपुट के दरमियान में, और इसको कम रखने का मकसद ही यही है कि आपको गेन जितनी मैक्सिमम मिल सके, क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी कम होगी आपको आउटपुट उतनी ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट आखिरी चीज़ है गेन ऑफ ओप एम्प। ऑपरेशनल एम्पलीफायर की गेन कितनी है? 2 सूरतों में इसकी गेन हम चेक करते हैं, एक तब जब सर्किट ओपन है और एक दफ़ा क्लोज। ओपन लूप गेन हमेशा आउटपुट और इनपुट की रेशियो होती है। इस वक्त आपने इनपुट और आउटपुट पे यहाँ पे कोई आपने सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया। विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिग्नल आप सिर्फ अपने सर्किट से चेक कर रहे हैं कि आपको आउटपुट के ऊपर कितना चेंज मिलेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर किया था कि हमने पहले इनपुट और ये वाले आउटपुट टर्मिनल, यहाँ पर हमने कोई सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया यहाँ पर के रिजल्ट्स कैसे हैं। बाद में हमने यहाँ पर चेंज प्रोवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर आउटपुट में भी चेंज मिला। तो इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो उसको हमने गेन कहा। तो बिल्कुल ऐसे का कंपैरिजन यहाँ पर भी है कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ बाइसिंग की बात कर रहे हैं, तब हमें ओपन लूप गेन किसकी इक्वल मिलेगी? आउटपुट और इनपुट की रेशियो के इक्वल। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, इनपुट के कितने टर्मिनल्स हैं? 2, एक इन्वर्टिंग और दूसरा नॉन इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का जो डिफरेंस है उसको आपने यहाँ पर पुट करना है। दूसरी तरफ क्लोज लूप गेन, कि जब हम इनको करंट प्रोवाइड कर देते हैं, हम इनपुट और आउटपुट दोनों इनपुट के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर हमने सिग्नल प्रोवाइड कर दिया, तो एक दफ़ा आपने प्रोवाइड करना है इन्वर्टिंग पे, एक दफ़ा आपने प्रोवाइड करना है नॉन इन्वर्टिंग पे। तो इन्वर्टिंग पे जब आप प्रोवाइड करेंगे तो उसके लिए गेन का फॉर्मूला है R2/R1। ये रेजिस्टेंसेज हैं, जब हम कल इनके कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इनको दोनों को डिस्कस कर देंगे। नॉन इन्वर्टिंग के केस में 1+R2/R1। यहाँ पर इन्वर्टिंग में नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करता है कि सिग्नल इन्वर्टेड होगा, अगर पहले क्रस्ट है तो आउटपुट के अंदर ट्रफ पहले आ रहा होगा। तो ये था जी हमारा टॉपिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नेक्स्ट इसी को हम यूज़ करके 2 मज़ीद टॉपिक्स कवर करेंगे, एक तो इन्वर्टिंग की गेन, दूसरी नॉन इन्वर्टिंग की गेन, ये मतलब आपने क्लोज लूप में इनकी गेन फाइंड करनी है, और तीसरा कंपैरेटर एज ए नाइट स्विच। एक बीच में टॉपिक है कंपैरेटर का, वो डिस्कस नहीं होगा बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ स्मार्ट सिलेबस। साथ इसके 3 न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाएंगे। तो आपने इस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपको समझने में कन्फ्यूजन ना हो। अल्लाह हाफ़िज़।